बिहार फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2020। क्वेश्चन नंबर 304, निम्नलिखित में से किसने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था? निम्नलिखित में से किसने रोलेट एक्ट को क्या बोला? काला कानून। कौन थे भाई जो काला कानून बोले? तो काला कानून जो है ना, ये बोला गया हमारे परम पूजनीय आदरणीय मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। कब बोला? 1919 में। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों के द्वारा पारित रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। आधिकारिक तौर पर इसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के रूप में जाना जाता है। इसे मार्च 1919 में इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को आतंकवादी गतिविधियों के संदिग्ध किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत किया। इसने सरकार के द्वारा गिरफ्तार किए गए ऐसे लोगों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक के लिए हिरासत में रखने का भी अधिकार दे दिया। तो काला कानून रोलेट एक्ट को किसने बोला? महात्मा गांधी ने बोला। ठीक, चलिए आज ही क्वेश्चन नंबर 305, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज जो है उसके संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती। इसको आधुनिक हिंदू धर्म का जोरदार सुधार आंदोलन के लिए जाना जाता है। 1875 में इसको बनाया गया। 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। उनका मुख्य संदेश हिंदुओं के लिए अपने धर्म की जड़ों की ओर वापस लौटना था, जो वेद है। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। कब शुरू किया गया आर्य समाज? 1875 में। क्वेश्चन नंबर 306, स्वामी सहजानंद संबंधित थे। स्वामी सहजानंद किस चीज़ से संबंधित थे? तो पहले तो जानिए कि स्वामी सहजानंद सरस्वती एक योगी, एक राष्ट्रवादी एवं भारतीय किसान थे। बहुत महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। बिहार से संबंधित थे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती कौन थे? योगी भी थे, राष्ट्रवादी भी थे और भारतीय किसान भी थे। उन्हें अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक के रूप में, यही इम्पोर्टेंट है, इसे क्वेश्चन आता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का संस्थापक कौन था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक के रूप में व्यापक रूप से इनको याद किया जाता है। बिहार में किसान सभा आंदोलन सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में शुरू हुआ, जिन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया ताकि किसानों की उनके खेती के अधिकारों पर जमींदारी हमलों के विरुद्ध किसानों की शिकायतों को संगठित किया जा सके। और इस तरह इस घटना ने भारत में किसान आंदोलन को जन्म दिया। ठीक, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का जब नाम आएगा तो हमको याद रखना है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक, फिर इसमें याद रखना है कि 1929 में 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 307, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किसके लिए शुरू की थी? गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किसके लिए शुरू की थी? तो दांडी मार्च या नमक मार्च, नमक के उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी के अहिंसक विरोध का हिंसा था।
गांधी के नेतृत्व में 78 लोगों ने 12 मार्च 1930 को 24 दिवसीय मार्च शुरू किया एवं 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। दांडी में नमक बनाने के बाद गांधी 40 किलोमीटर दक्षिण में धरसाना सॉल्ट वर्क्स गए, लेकिन 5 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किसके लिए शुरू की? तो ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ एक अहिंसक विद्रोह था। टोटल 78 लोगों के साथ उन्होंने स्टार्ट किया। कब शुरू किया? तो 12 मार्च 1930। टोटल 24 डेज तक चला। ठीक, और पहुँचे 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँच गए 24 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 308, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नारा दिया गया तो सुभाष चंद्र बोस के साथ, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। उनके अनुसार यह खून ही है जो स्वतंत्रता की कीमत चुका सकता है। उन्हें आज़ाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 309, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? ताशकंद समझौता। लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर। जनवरी 10, 1966। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी अगले दिन मृत्यु भी हो गई, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, के द्वारा हस्ताक्षरित समझौता है, जिसमें अगस्त सितंबर 1965 का भारत पाकिस्तान के मध्य 17 दिवसीय युद्ध को समाप्त करने पर समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 310, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो राजनीतिक धार्मिक संस्था हिंदू महासभा का गठन मदन मोहन मालवीय के द्वारा वर्ष 1915 में किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत में हिंदू समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना था। तो हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। 1915 में हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय 1915। क्वेश्चन नंबर 311, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक उल्लेखनीय नेता थे, वह जगदीशपुर के एक शाही उज्जैनिया पंवार राजपूत घर से थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। उन्हें लोकप्रिय रूप से वीर कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता है। जगदीशपुर के एक शाही उज्जैनिया पंवार राजपूत घर से उनका संबंध है, भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। बिहार सिपाही चालक परीक्षा 2020, बिहार सिपाही चालक परीक्षा 2020 312। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत में एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। यह 1939 में
सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरा। क्वेश्चन नंबर 313, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी माना जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी माना जाता है, जिन्होंने 1828 में प्रथम धार्मिक सुधार संगठन यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है, जिन्होंने 1828 में प्रथम धार्मिक सुधार संगठन यानी ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसने मूर्ति पूजा का निषेध किया। इन्होंने मूर्ति पूजा को क्या किया? मूर्ति पूजा का इन्होंने निषेध किया और अर्थहीन संस्कारों और कर्मकांडों को त्याग दिया। ब्रह्म समाज ने अपने सदस्यों को किसी भी धर्म पर हमला करने से भी मना किया। क्वेश्चन नंबर 314, महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले थे। महाराष्ट्र में जो गणपति महोत्सव का शुरुआत हुआ वह शुरू करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक इनको भारतीय शांति का पिता कहा गया, क्योंकि अंग्रेज को जो नाक में दम किए हुए थे, तो अंग्रेज को नैरेटिव सेट करना था, तो बोला कि भारतीय शांति का पिता है ही। उन्होंने गणेश चतुर्थी को ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच की खाई को पाटने के लिए एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में लोकप्रिय बनाया। ठीक, तो महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव का शुरुआत करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। बिहार स्टेट परीक्षा 2020। क्वेश्चन नंबर 315, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, पहले इसको कलकत्ता कहते थे, वहाँ हुआ। 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है 12 जनवरी को, वह एक्चुअली क्या है? तो उनका जन्मदिन है। 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था ना स्वामी विवेकानंद का, तो 12 जनवरी को इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। जन्म कब हुआ था? 1863 में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, 12 जनवरी 1863। 1893 बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लाइफ में। 1893, क्योंकि 1893 में उन्होंने शिकागो धर्म संसद में हिंदू धर्म का क्या किया? प्रतिनिधित्व किया था। ठीक, 1893 में उन्होंने शिकागो में धर्म संसद में हिंदू धर्म का क्या किया? प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन नंबर 316, बंगाली विभाजन के तुरंत बाद के क्रम में निम्न में से कौन घटना हुई थी? कह रहा है कि बंगाली विभाजन के तुरंत बाद, मतलब 1905 में ना, क्रम में निम्न में से कौन घटना हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन जो है, लॉर्ड कर्जन का पहले तो कार्यकाल याद रखिए, 1899 से 1905। और ये जो बंगाल विभाजन था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी था लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय रहे।
बंगाल प्रांत का विभाजन उनके कार्यकाल के दौरान 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। तो इसमें राष्ट्रीय संघर्ष हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट जो हुआ इसमें कि स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन का ही कहा जाता है कि उसी के वजह से जो है इसको शुरू होना पड़ा। स्वदेशी आंदोलन को आधिकारिक तौर पर 7 अगस्त 1905 को बंगाल के कलकत्ता टाउन हॉल में घोषित किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ बहिष्कार आंदोलन भी शुरू किया गया। बंगाल विभाजन देश में सांप्रदायिक दरार पैदा करने में सफल रहा, यहाँ तक कि 1906 में मुस्लिम लीग के जन्म में भी योगदान दिया। ठीक, तो अगर इसमें क्वेश्चन क्या था, इसमें क्वेश्चन था कि बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के क्रम में निम्न में से कौन सी घटना हुई, तो क्या याद रखना है, स्वदेशी आंदोलन। और 1906 में तो मुस्लिम लीग बन ही गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 317, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्य शोधक समाज 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले के द्वारा स्थापित एक सामाजिक आंदोलन था। सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फूले, यह एक समाज सुधार आंदोलन था जो सत्य की खोज के लिए समर्पित था। सावित्रीबाई जो थी, ज्योतिराव फूले की पत्नी थी सावित्रीबाई, वह सत्य शोधक समाज के महिला वर्ग की नेता थी। तो हस्बैंड वाइफ दोनों जो थे चला रहे थे सत्य शोधक समाज। फाउंडर का नाम है ज्योतिराव फूले, 1873, पुणे महाराष्ट्र। सावित्रीबाई उनकी वाइफ का नाम, सत्य शोधक समाज के महिला वर्ग की नेता। क्वेश्चन नंबर 318, पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है। पिंडारियों के दमन का श्रेय किसको दिया जाता है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, क्या नाम है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से 1813 में पिंडारियों को ख़त्म करने का फैसला किया। तो पिंडारियों का दमन का श्रेय किसको जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाएगा। किसको जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाएगा। पिंडारी अनियमित सवार थे जो मराठा सेनाओं के साथ चलते थे। उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता था, लेकिन उन्हें दुश्मन राज्यों को लूटने की छूट थी। वे हिंदुओं, मुसलमानों, अफगान, जाट, मराठा का मिश्रण थे, जिन्हें मुगल साम्राज्य का मलबा कहा जाता था, जिसे किसी भी शासन में शामिल नहीं किया गया था। पिंडारी मतलब पिंडारी जो थे उनका कोई अपना आइडियोलॉजी नहीं था, वो फ्रीलांसर थे, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, पिंडारी हूँ। क्वेश्चन नंबर 319, राष्ट्रीय शिक्षा की सार्जेंट योजना कब तैयार हुई। राष्ट्रीय शिक्षा की सार्जेंट योजना कब तैयार हुई। तो सार्जेंट योजना, जिसे औपचारिक रूप से भारत में युद्ध के बाद के शिक्षा विकास पर सार्जेंट आयोग की रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, वह 1944 का एक ज्ञापन था। तो ये एक तरह से राष्ट्रीय शिक्षा की सार्जेंट योजना कब तैयार हुई, 1944, याद रखिए 1944 में हुई।
इसमें 12 अध्याय थे, जिनमें पूर्व प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा की रूपरेखा शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 320, कूका आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? कूका आंदोलन जो हुआ, कूका आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? कूकाओं को नामधारी भी कहा जाता था, जो सिख धर्म के भीतर एक संप्रदाय थे। कूकाओं को नामधारी भी कहा जाता था, जो सिख धर्म के भीतर एक संप्रदाय थे। कूका शब्द पंजाबी शब्द कूक से बना है, जिसका अर्थ होता है रोना। कूका आंदोलन 1849 के बाद अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई नई राजनीतिक व्यवस्था के प्रति पंजाब में लोगों की पहली बड़ी प्रतिक्रिया को चिन्हित करता है। इसका नेतृत्व किसने किया? राम सिंह ने किया। तो इसका एक लाइन जो है इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कि कूका आंदोलन याद रखना है कि इसके सूत्रधार कौन थे? तो राम सिंह। राम सिंह जो थे कौन थे? तो जो कूका आंदोलन हुआ उसके सूत्रधार कौन थे? राम सिंह थे। इनको नामधारी भी कहा जाता था। ठीक, कूका शब्द जो है, कूका आंदोलन हुआ कहाँ? पंजाब में हुआ। कूका आंदोलन जो शुरू हुआ वो पंजाब में शुरू हुआ, और पंजाब में कूक का मतलब क्या होता है? रोना। कूक का क्या मतलब होता है? रोना, इसका मतलब होता है। तो कूका आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 321, न अपील न वकील न दलील किस कारण से संबंधित है? न अपील न वकील न दलील किस कारण से संबंधित है? तो रॉलेट एक्ट 1919 में कहा गया कि किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के हिरासत में लिया जा सकता है। बिना मुकदमे के हिरासत में लिया जा सकता है। यह निवारक निरोध था, जिसका अर्थ था कि सरकार बिना किसी अपराध के किसी भी नागरिक को जेल में रख सकती है। भारतीय इस तरह के कानून से नाराज थे। लाहौर में एक अखबार ने रॉलेट एक्ट को इस शीर्षक के साथ वर्णित किया कि कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं और कोई अपील नहीं। तो निवारक निरोध जो आज हम लोग पढ़ते हैं ना, निवारक निरोध, वो इसी का एक अच्छा विवरण है। तो न अपील न वकील और न दलील किससे संबंधित था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में आया। क्वेश्चन नंबर 322, क्वेश्चन नंबर 322, चिटगांव आर्मरी रेड एक क्रांतिकारी घटना थी। यह चिटगांव वर्तमान में कहाँ है? चिटगांव आर्मरी रेड एक क्रांतिकारी घटना थी। यह चिटगांव वर्तमान में कहाँ है? तो ये तो अभी प्रेजेंट में है बांग्लादेश में। प्रेजेंट में कहाँ है? बांग्लादेश में। तो चिटगांव शस्त्रागार छापा जो है 1930 को, 18 अप्रैल 1930 को हुआ। सूर्य सेन के नेतृत्व में सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी में चटगांव, तो जो अपना भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे सशस्त्र, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सूर्य सेन। उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश भारत का जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसमें चटगांव नाम का एक जगह है जो बांग्लादेश में चला गया है। तो चटगांव शस्त्रागार से पुलिस एवं सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारने का एक प्रयास था। इस घटना के बाद सूर्यसेन एवं तारकेश्वर दस्तीदार को ब्रिटिश प्रशासन ने 12 जनवरी 1934 को जेल में अमानवीय यातना देने के बाद फांसी पर लटका दिया था।
क्वेश्चन नंबर 323, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, बंगाल के पहले कौन बने थे गवर्नर जनरल? पूछ रहा है अंतिम ना, लेकिन पहले पहले देखिए कि वारेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके पद को, मतलब उसका नाम बदलकर उसको भारत के गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उनको अब भारत का गवर्नर जनरल, उनका नाम जो है परिवर्तित कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इस प्रकार वे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल रहे। तो क्वेश्चन क्या है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहा है? लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं के टाइम पे 1833 का चार्टर अधिनियम आया और कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। क्वेश्चन नंबर 324, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 कब हुआ? 1928 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बारदोली के किसानों के लिए अन्यायपूर्ण करों, टैक्सेस के खिलाफ एक आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 325, 1857 की क्रांति में बिरजिस कादिर का संबंध कहाँ से था? 1857 की क्रांति में बिरजिस कादिर का संबंध कहाँ से था? 1857 का विद्रोह भारत के लोगों के द्वारा विद्रोह की एक लंबी अवधि थी। तो इसमें हम लोग को देखना है कि जो बिरजिस कादिर थे या बिरजिस कद्र जो भी लिखा हुआ है वह बेगम हजरत महल के पुत्र थे, बिरजिस कादिर। ठीक, 1857 की क्रांति में बिरजिस कादिर का संबंध किससे था? तो बेगम हजरत महल के कौन थे? उनके बेटे थे बिरजिस कादिर। अब देखिए कि बेगम हजरत महल एवं उनकी सेना के विद्रोह का नेतृत्व राजा जलाल सिंह ने किया। नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किया राजा जलाल सिंह ने किया, जबकि उनकी महिलाओं की सेना की कमान उदा देवी ने संभाली। बेगम हजरत महल एवं उनकी सेना के विद्रोह का नेतृत्व राजा जलाल सिंह ने किया, जबकि उनकी महिलाओं की सेना का जो कमान था वह उदा देवी ने संभाली। उन्होंने लखनऊ को वापस जब्त कर लिया एवं बेगम के बेटे बिरजिस कादिर को शासक घोषित कर दिया। लेकिन यह जीत थोड़े समय के लिए थी। बिरजिस कादिर 1857 से 1858 तक ही अवध के नवाब रहे। क्वेश्चन नंबर 326, करंगगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ? करंगगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? ये हुआ था चुआर, बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बांकुड़ा और मान भूम क्षेत्रों में पाए जाते थे लोग चुआर।
वे अंग्रेज को राजस्व व्यवस्था से असंतुष्ट थे। टैक्सेशन पॉलिसी जो था उससे अनसेटिस्फाइड थे, इसीलिए करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में उन्होंने विद्रोह का झंडा लहराया। ठीक, तो चुआर बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बांकुड़ा और मानभूम क्षेत्रों में पाए जाते थे। वे अंग्रेज के टैक्सेशन पॉलिसी जो थे उससे क्या थे, असंतुष्ट से, इसीलिए करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में उन्होंने विद्रोह का झंडा फहरा दिया। क्वेश्चन था कि करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था। अच्छा, तो हो जाएगा चुआर विद्रोह। अब क्या है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ यह क्रांति लंबे समय तक जारी रही और 1789 में यह अपने चरमोत्कर्ष पर था, लेकिन 6 अप्रैल 1799 को रानी शिरोमणि को गिरफ्तार कर लिया गया और कोलकाता की जेल में भेज दिया गया। लेकिन विद्रोह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। बाद में वे भूमिज जनजाति के गंगा नारायण के द्वारा किए गए विद्रोह में शामिल हो गए। ओके, तो चुआर विद्रोह अगर बोले करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ, तो करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआर विद्रोह हुआ। कहाँ हुआ, तो बंगाल प्रांत में हुआ। उसमें भी कहाँ हुआ, तो मिदनापुर, बांकुड़ा और मानभूम क्षेत्र में हुआ। क्यों हुआ, तो राजस्व व्यवस्था से असंतुष्टि थी, उसके कारण हुआ। क्वेश्चन नंबर 327, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ, तो 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो था वह कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था। तो 1916 में हुआ कहाँ पे, लखनऊ में हुआ। अंबिका चरण मजूमदार अंबिका चरण मजूमदार कौन थे, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ समझौता एक ऐतिहासिक समझौता था जो 1916 में लखनऊ में दोनों पार्टियां, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संयुक्त सत्र में हुआ था। संधि के अनुसार कांग्रेस और लीग अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों में शामिल होने के लिए सहमत हुए। तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ। और यह कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था। अध्यक्ष अगर बोलेगा तो लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष बने अंबिका चरण मजूमदार। और यहाँ में दोनों में क्या हो गया, सुलह हो गया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी में सुलह हुआ 1916 में लखनऊ में, जिसमें कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 328, भारत में व्यक्ति सिद्धांत के प्रमुख नायक थे। व्याप्ति को लिखा है भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नायक किसको बोला जाता है। जो विलय नीति है इसका नायक लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू किया गया। जब वो 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहे। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा 1847 की शुरुआत में तैयार किया गया था और लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर जनरल का पद लेने से पहले ही कई छोटे राज्यों को इस सिद्धांत के तहत हड़पा जा चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी की क्षेत्रीय पहुंच का विस्तार करने के लिए उनके द्वारा
इस नीति का अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो भारत में विलय नीति का सिद्धांत या व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का अगर बोले कि नायक कौन थे, सबसे ज़्यादा इसको किसने प्रमोट किया, तो लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 329, निम्न में से कौन सा युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था? निम्न में से कौन सा युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था? 30 वर्षीय युद्ध मुख्य रूप से आधुनिक जर्मनी और मध्य यूरोप के बीच लड़ा गया था संघर्ष। 30 वर्षीय युद्ध, यह युद्ध 1618 से 1648 तक चला, जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट राज्यों के बीच एक लड़ाई के रूप में शुरू हुआ, जिसने पवित्र रोमन साम्राज्य का गठन किया। तो 30 वर्षीय युद्ध जो है भारत में नहीं लड़ा गया, बल्कि यह हुआ आधुनिक जर्मनी एवं मध्य यूरोप के मध्य में हुआ। यह युद्ध 1618 से 1648 तक चला, जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट राज्यों के बीच एक लड़ाई के रूप में शुरू हुआ, जिसने पवित्र रोमन साम्राज्य का गठन किया। बिहार एलडीसी परीक्षा 2022, बिहार एलडीसी परीक्षा 2022, क्वेश्चन नंबर 330, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ? महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ? 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने तत्कालीन प्रचलित कथा के अनुसार कस्तूरबा कपाडिया से क्या किया? विवाह किया। उनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर भारत में गांधी जयंती एवं पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, गुजरात के पोरबंदर में। 13 वर्ष की उम्र में ही कस्तूरबा से उनकी शादी हो गई। उनका जन्म 2 अक्टूबर यहाँ पे तो गांधी जयंती के नाम से है, मनाया जाता है, लेकिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 331, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिराव फूले सत्यशोधक समाज के फाउंडर थे, ज्योतिराव फूले। यह एक सुधारवादी समाज था, जिसमें वही वंचित वर्ग का शिक्षा, सामाजिक अधिकार, न्याय और राजनीतिक पहुंच को बढ़ावा दिया। इसका प्राथमिक ध्यान महाराष्ट्र में दलित, शूद्रों और महिलाओं के उत्थान और समर्थन पर था। क्वेश्चन नंबर 332, सबसे पहले कौन सी घटना हुई? सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ 16 फरवरी 1739 में। पलासी की लड़ाई कब हुई? 23 जून 1757। इसके बाद हुआ पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761। पलासी हुआ 1757। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ 1739 में। बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764। 1942 में आया भारत छोड़ो आंदोलन। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण 1739, पलासी की लड़ाई 1757, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, बक्सर का युद्ध 1764 और 1942 में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 334,
334 में आपको निम्न स्थानों को नगर से मिलान करना है। आनंद भवन, आनंद भवन है इलाहाबाद, आनंद भवन है इलाहाबाद प्रयागराज में। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद, साबरमती आश्रम अहमदाबाद। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, जालियांवाला बाग अमृतसर। आनंद भवन कहाँ है? इलाहाबाद में प्रयागराज। साबरमती आश्रम अहमदाबाद, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, जालियांवाला बाग अमृतसर। बिहार दरोगा परीक्षा 2022, बिहार दरोगा परीक्षा 2022। क्वेश्चन नंबर 335, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो 1799 में टीपू सुल्तान जो है दिसंबर 1782 से मृत्यु होती है उनकी 1799 में। तब तक मैसूर राज्य पर शासन किया कृष्ण राजा वोडेयार, कृष्ण राजा वोडेयार तृतीय ने 30 जून 1799 से 27 मार्च 1868 तक मैसूर पर शासन किया। वह कई भाषाओं के जानकार थे एवं वीणा बजाने में पारंगत थे। कृष्ण राजा वोडेयार 3। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? कृष्ण राजा वोडेयार तृतीय। क्वेश्चन नंबर 336, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। 13 अप्रैल 1919 को घटित एक बर्बर घटना थी जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग के नाम से जाने वाले खुले स्थान में इकट्ठी निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी कर दी। अमृतसर में जालियांवाला बाग स्थल अब एक राष्ट्रीय स्मारक है। जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष हुई? 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग घटना हुआ 13 अप्रैल 1919 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 337, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया? तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक कस्बा है। 4 फरवरी 1922 को इस शहर में एक हिंसक घटना हुई जिसमें किसानों की एक बड़ी भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है मारे गए। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को वापस ले लिया। तो चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। घटना हुई 4 फरवरी 1922 को, जिसमें मारे गए 22 पुलिसकर्मी। क्वेश्चन नंबर 338, बंगाल में अमला किसका अधिकारी होता था? अमला, बंगाल में अमला किसका अधिकारी होता था? तो अमला जमींदार का अधिकारी था जो रिकॉर्ड बनाए रखता था एवं गांवों से राजस्व एकत्रित करता था। तो अमला एक तरह से जमींदार का रेवेन्यू ऑफिसर था। अमला जमींदार का अधिकारी था जो रिकॉर्ड बनाए रखता था। क्वेश्चन नंबर 339, 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 1946 में भारत में आय कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 22 जनवरी 1946 को
कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया गया एवं 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश पीएम CR एटली सरकार ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मिशन एवं भारत छोड़ने की योजना के बारे में घोषणा की। इसमें आए थे 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 थे, 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे। उसमें एक उच्च स्तरीय मिशन लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे। फिर भारत के राज्य सचिव थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे AV अलेक्जेंडर। ठीक, तो सर उच्च स्तरीय मिशन लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, भारत के राज्य सचिव थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे AV अलेक्जेंडर। ये 3 लोग पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 340, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह। 1847 से 1856 तक अवध के अंतिम एवं 10वें नवाब थे। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर नवाब वाजिद अली शाह को पदच्युत करने के बाद 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया। तो अगर बोले कि अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो नवाब वाजिद अली शाह। अवध राज्य का अंतिम शासक था नवाब वाजिद अली शाह। इसके बाद यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कब्जा में ले लिया गया कुशासन का आरोप लगाकर। क्वेश्चन नंबर 341, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। इसमें देखिए, पहले 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हालांकि चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार में कंपनी का एकाधिकार बरकरार रहा। फिर आया 1833। तो 1833 के चार्टर अधिनियम ने चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार एवं भारत में चाय के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चलिए, तो 1833 रहेगा, क्योंकि 1833 के चार्टर अधिनियम में चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार एवं भारत में चाय के व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब आइए BPSC ऑडिटर परीक्षा 2021। BPSC ऑडिटर परीक्षा 2021, क्वेश्चन नंबर 342, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? 1857 का विद्रोह 1857-58 के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के समय लेफ्टिनेंट जॉर्ज विलोबी दिल्ली के प्रभारी अंग्रेज अधिकारी थे। 1857 के विद्रोह के समय लेफ्टिनेंट जॉर्ज विलोबी, क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जॉर्ज विलोबी दिल्ली के प्रभारी अंग्रेज अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 343, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? 1876 में महारानी विक्टोरिया ने ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की रानी की उपाधि के अलावा भारत की महारानी की उपाधि धारण की। वायसराय लॉर्ड लिटन को उनकी ओर से पूरे भारत में इसकी घोषणा करने के लिए कहा गया। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए 1 जनवरी 1877
को दिल्ली में एक शाही सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। इस ऐतिहासिक समारोह के लिए सभी राज्यपालों, उपराज्यपाल, प्रशासन प्रमुख, शासक, राजकुमार और रईसों को आमंत्रित किया गया। तो दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय थे लॉर्ड लिट्टन। दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिट्टन। इनका क्या था, दिल्ली दरबार लगाने का क्या था उसका पर्पस? तो महारानी विक्टोरिया ने ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी की उपाधि के अलावा भारत की महारानी का भी उपाधि लिया। उसको घोषणा करने के लिए 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक शाही सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 344, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो ये हुआ 1833 के चार्टर अधिनियम में। 1833 के चार्टर अधिनियम की धारा 87 ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का कोई भी मूल निवासी नहीं है, नहीं उसमें कोई महामहिम का कोई प्राकृतिक जन्म विषय कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार 1833 का चार्टर अधिनियम पहला अधिनियम था जिसने भारत के मूल निवासियों को देश में प्रशासन साझा करने के लिए स्वतंत्र रूप से स्वीकार करने का प्रावधान किया। तो 1833 के चार्टर अधिनियम ने यह भी प्रावधान किया कि लंदन के हैलीबरी कॉलेज को भविष्य के सिविल सेवकों को स्वीकार करने के लिए कोटा बनाना चाहिए। हालांकि एक खुली प्रतियोगिता की यह प्रणाली निकट भविष्य में प्रभावी ढंग से संचालित नहीं हुई थी। तो किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने यह घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो यह था 1833 का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 345, इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट ने 1904 में हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की। एनी बेसेंट ने 1904 में हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की। वह 16 नवंबर 1893 को मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आई थी और 5 साल के बाद उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो भारत के सबसे बड़े स्कूलों में से एक है। 1914 में उन्होंने जनवरी 1914 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र कॉमनवील, समाचार पत्र का नाम क्या था? कॉमनवील की स्थापना की। जून में उन्होंने मद्रास स्टैंडर्ड खरीदा और उसका नाम बदलकर न्यू इंडिया कर दिया। नाम बदलकर क्या कर दिया? न्यू इंडिया कर दिया। 1917 में उन्होंने महिला भारतीय संघ की शुरुआत की। 1932 में उन्हें भारत के लिए मानद आयुक्त बनाया गया। तो हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने 1904 में 16 नवंबर 1893 को मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी 1893 में सबसे पहले आई 1893 में और मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना हुआ। फिर 5 वर्ष के बाद 1904 में हिंदू एसोसिएशन का स्थापना हुआ। 1914 में इम्पोर्टेंट है, 1914 में उन्होंने जनवरी 1914 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र कॉमनवेल्थ की स्थापना की,
जून में उन्होंने मद्रास स्टैंडर्ड खरीदा और उसका नाम बदलकर न्यू इंडिया कर दिया। नाम बदलकर क्या कर दिया? न्यू इंडिया। 1917 में उन्होंने महिला भारतीय संघ की शुरुआत की और 1932 में उन्होंने भारत के लिए मानद आयुक्त बनाया गया। 1917 में उन्होंने महिला भारतीय संघ की शुरुआत की। मद्रास स्टैंडर्ड उन्होंने ही खरीदा था जून में और उसका नाम बदलकर न्यू इंडिया कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है कि हिंदू एसोसिएशन तो हो गया 1904 में एनी बेसेंट के द्वारा। 1893 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है थियोसोफिकल सोसाइटी, इन्हीं के द्वारा गठन किया गया मद्रास में। फिर 5 वर्ष के बाद सेंट्रल हिंदू कॉलेज भी बनारस में जो है वो बनाया गया एनी बेसेंट के द्वारा। 1914 में उन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र कॉमनवेल्थ की स्थापना की। जून में उन्होंने मद्रास स्टैंडर्ड खरीदा और उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? न्यू इंडिया। मद्रास स्टैंडर्ड खरीदा, उसका नाम बदलकर न्यू इंडिया कर दिया। 1917 में उन्होंने महिला भारतीय संघ की शुरुआत की और 1932 में उन्हें भारत के लिए मानद आयुक्त बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 346 निम्नलिखित कथनों का सही मिलान कीजिए। इल्बर्ट बिल जो आया लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया। दूसरा अफगान युद्ध लॉर्ड लीटन के काल में लड़ा गया। धार्मिक विकलांगता अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया। प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया। तो इल्बर्ट बिल कौन लेके आया? लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया। दूसरा अफगान युद्ध लॉर्ड लीटन। धार्मिक विकलांगता अधिनियम लॉर्ड डलहौजी और प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन। तो इसमें इल्बर्ट बिल इम्पोर्टेंट है। इल्बर्ट बिल जो आया लॉर्ड रिपन लेके आए इल्बर्ट बिल। दूसरा अफगान युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट लॉर्ड लीटन। और हम लोग कुछ पढ़े थे ना लॉर्ड लीटन के बारे में ऊपर अभी हम लोग पढ़े थे कि जब दिल्ली दरबार जब लगा तो उसमें भारत के वायसराय थे लॉर्ड लीटन। यही लॉर्ड लीटन है। हमको लगता है इनको मार भी दिया गया था। लॉर्ड लीटन को कोई मार दिया था चाकू से। तो दूसरा अफगान युद्ध लॉर्ड लीटन। धार्मिक विकलांगता अधिनियम लॉर्ड डलहौजी। प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 347 इनमें से कौन आहार आंदोलन से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो अहरार आंदोलन पहले देखिए कि अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 में हुई। मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफ़र अली खार और मजहर उल हक के नेतृत्व में हुई थी। अहरार आंदोलन कब हुआ? 1910 में। पलासी उलासी सब बक्सर उक्सर सबका युद्ध खत्म हो गया तो 1910 में हुआ अहरार आंदोलन। कौन शुरू किए? मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान और हसन इमाम और मौलाना जफ़र अली खार और मजहर उल हक ने मिल के शुरू किया। क्या शुरू किया? अहरार आंदोलन। इसने अलीगढ़ आंदोलन की वफादार नीतियों का विरोध किया। ठीक, यह स्वशासन के आधुनिक विचारों से प्रेरित था।
इसने राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की। इसने राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की क्या की? वकालत की। अहरार आंदोलन, ठीक। संबंधित नहीं थे तो संबंधित कौन थे इसमें अहरार आंदोलन से? मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, ठीक, हसन इमाम, मौलाना जफ़र अली खार और मजहरुल हक। क्वेश्चन नंबर 348, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पहले देख लीजिए वन लाइनर की। एम मदन मोहन मालवीय ने अंग्रेजी मासिक 1899 में हिंदुस्तान रिव्यू और 1903 में साप्ताहिक इंडियन पीपुल शुरू करने में सच्चिदानंद सिन्हा का समर्थन किया। तो ये सब सही है। मदन मोहन मालवीय ने अंग्रेजी मासिक 1899 में हिंदुस्तान रिव्यू और 1903 में साप्ताहिक का नाम था इंडियन पीपुल और इधर हिंदुस्तान रिव्यू, दो साप्ताहिक का नाम लिखा हुआ है। ये अंग्रेजी मासिक था 1899 वाला हिंदुस्तान रिव्यू और 1903 में शुरू हुआ साप्ताहिक था इंडियन पीपुल। को शुरू करने में किसका समर्थन किया? सच्चिदानंद सिन्हा का। कॉमरेड क्या था? एक साप्ताहिक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था कॉमरेड, जिसे 1911 और 1914 के बीच मोहम्मद अली जौहर के द्वारा प्रकाशित और संपादित किया गया था, ठीक। कॉमरेड क्या था? साप्ताहिक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जिसे 1911 और 1914 के बीच मोहम्मद अली जौहर के द्वारा प्रकाशित और संपादित किया गया। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के राजेंद्र प्रसाद होगा। इंडिया डिवाइडेड कौन है? राजेंद्र प्रसाद। नवयुग या नवजुग अखबार की स्थापना 12 जुलाई 1920 को कोलकाता में फजलुल हक ने की। पहले संपादक काजी नजरुल इस्लाम और मुजफ्फर अहमद जो है ये दोनों थे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि हिंदुस्तान रिव्यू अगर बोलेगा कि हिंदुस्तान रिव्यू और इंडियन पीपुल और हिंदुस्तान रिव्यू दोनों किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये दोनों का हो जाएगा सीधे सच्चिदानंद सिन्हा। हिंदुस्तान रिव्यू और इंडियन पीपुल। फिर आ जाएगा कॉमरेड, बहुत इम्पोर्टेंट। कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा शुरू किया गया, ठीक। इंडिया डिवाइडेड अगर बोलेगा तो इंडिया डिवाइडेड के कौन है? राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद। नवयुग और या नवजुग फजलुल हक ने इसको शुरू किया। काली नजरुल इस्लाम और मुजफ्फर अहमद थे इसके पहले संपादक। इसी के साथ इसको द एंड कीजिए।